ओवैसी भी कहते हैं, वो कहते हैं कि आप लोग सिर्फ अक़लियतों को यानी मुसलमानों को पीछे छोड़ के आप चलते हैं, आप सिर्फ एक पक्ष की बात करते हैं। कभी नहीं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये मोदी जी का प्रयास है। और मैं आपसे बताऊं, आप बताइए प्रधानमंत्री नहीं, इस पर शक हो जाता है जब आप वक्फ की सिर्फ बात करते हैं। नहीं, मतलब बीजेपी वक्फ को बिल्कुल नहीं, प्रॉपर्टी के सर्वे की बात करती है, यूपी में मदरसों के सर्वे की बात होती है। अगर मैं आपको बताना चाहता हूं, सारी चीजें किसी एक विशेष प्रयोजन के साथ होती है। अब मदरसों का चेकिंग होती है या मदरसों में हम सर्वे कराते हैं या वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी की सर्वे कराते हैं, तो हॉस्पिटल्स की भी तो कराते हैं, स्कूल्स की भी तो कराते हैं, सबकी कराते हैं। तो इनकी कराने में आपत्ति क्या होती है? दूसरा जो आपने प्रश्न पूछा, अगर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी कौन है? माइनॉरिटीज है। हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना, सबसे ज्यादा बेनिफिशियरीज कौन है? माइनॉरिटीज है। तो उनके हक हुकूकों की लड़ाई कौन लड़ रहा है? बीजेपी लड़ रही है, मोदी जी लड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा स्वच्छता अभियान में इज्जत घर बन रहे हैं, किसके बन रहे हैं? सबसे ज्यादा हमारे उज्ज्वला योजना में गैस के कनेक्शंस किसको मिले? हमारे सौभाग्य योजना में इलेक्ट्रिक कनेक्शंस किसको मिले? सबसे ज्यादा माइनॉरिटीज को मिले। तो हमारे जैसे पार्टी में लोग इस बात का प्रयास करते हैं कि हम अब देखिए, भारत अगर अति गरीबी की रेखा से, सवाल पलट के आता है कि निकल गया, गुजरात में कितने मुसलमानों को बीजेपी टिकट देगी? भारत में अगर अति गरीबी से हम निकल करके आ रहे हैं तो वो संभव तभी हुआ है ना जब माइनॉरिटीज को भी हम लोगों ने ऊपर उठाया है। तो ये उठाने का बेड़ा किसने लिया? मोदी जी ने लिया। सवाल पलट के आता है कि गुजरात में कितने मुस्लिम को आप टिकट देंगे? मोदी जी की कैबिनेट में कोई मुस्लिम मंत्री है कि नहीं है? ये सवाल सब उठ के आते हैं। ये इसलिए आते हैं, हम चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं ना। तो जब आप वोट नहीं देते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है? जहां हमको वोट मिलते हैं हम देते हैं। हमको एमसीडी के चुनाव में मिलता है, हम वहां टिकट देते हैं उनको। हमको कॉर्पोरेशन के चुनाव में मुस्लिम लोगों का छोटे सेक्शन में मिलता है, हम वहां पर एक सवाल, क्योंकि ऋषि सुनक हाल ही में भारतीय मूल के हैं, वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, तो इंडिया में एक डिबेट शुरू हो गई कि हिंदुस्तान में कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री को स्वीकारेगा, हिजाबर प्रधानमंत्री को स्वीकारेगा। ओवैसी साहब ने भी ये बात बोली। शशि थरूर ने तो बीजेपी से आपसे ही सवाल पूछ दिया, उन्होंने बोला कि क्या एक क्रिश्चियन या फिर किसी मुस्लिम को बीजेपी पीएम को एज अ पीएम स्वीकार करेगी? देखिए, इलेक्शन में व्यक्ति लोगों के जनमत से जीत करके आता है, वो किसी हमारे कहे अनुसार नहीं जीत करके आता। हम कैंडिडेचर नहीं देते हैं, जनता जिसको कबूल करती है उसको हम पार्टी में कैंडिडेचर के रूप में देते हैं। जहां तक हमारे को नॉमिनेशंस का सवाल मिलता है, अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति किसने बनाया था? आप बताएं। अटल जी ने। तो फिर जब हम भारत के राष्ट्रपति के रूप में उनको देखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि हमारा नजरिया कुछ अलग है। जी, राजस्थान पर मैं आता हूं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने वरिष्ठतम कहा अशोक गहलोत जी को, थोड़ी तारीफ करी, तो सचिन पायलट थोड़ा नाराज हो गए। उन्होंने बोला कि इसको गंभीरता से लेना चाहिए। पहले गुलाम नबी आजाद की भी तारीफ करी थी। कुछ कांग्रेस नेताओं ने बोला कि बीजेपी फूट डलवाना चाहती है, मोदी जी फूट डलवाना चाहते हैं कांग्रेस के अंदर। देखिए, मोदी जी ने जो स्टेटमेंट दिया उसको अगर आप ठीक से देखेंगे तो वो स्टेट्समैन का स्टेटमेंट है। एक वो मुख्यमंत्री रहे लंबे समय तक, गहलोत साहब भी उनके काउंटर पार्ट राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। एक कलीगशिप होती है, उस कलीगशिप में उन्होंने कहा ये सीनियर है काफी लंबे समय से, जो सामान्य है। अगर आपके घर में फूट हो और आपको इससे तकलीफ होती हो तो आप अपनी लड़ाई लड़ो ना, वो मोदी जी पर क्यों आरोपित करते हैं? एक सवाल, क्योंकि राजस्थान के संदर्भ में बात हो रही है, क्योंकि राजस्थान का चुनाव अब अगले साल होगा, बीजेपी भी गुटों में बटी हुई है। वसुंधरा जी का गुट है, एक दूसरा गुट है, सतीश पुनिया का गुट है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम लोग सब चीजों को सीरियसली लेते हैं। गुट नहीं है, पार्टी है। लोग अपने तरीके से काम करते हैं, कई बार बीच में मनमुटाव हो जाता है, उसको संभालना हमारा काम होता है। क्या हिमाचल में भी गुटबाजी है आपको लगता है? बिल्कुल नहीं है। सब लोगों को हम साथ लेकर के चलते हैं और सब लोगों को हम ताकत देने का प्रयास करते हैं, बैलेंस भी करते हैं, सबको समझा करके भी चलते हैं। मनभेद और मतभेद में अंतर होता है। मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं। जी, हालांकि ये थोड़ा जल्दबाजी है, लेकिन मैं पूछ ही लेता हूं ये सवाल। राजस्थान में आप सीएम कैंडिडेट के साथ जाएंगे या अभी इस पे कोई फैसला नहीं? देखिए, ये संसदीय बोर्ड तय करता है आगे आने वाले समय में, चुनाव के बाद
इन विषयों को हम लोग चर्चा में लेंगे। आम आदमी पार्टी की बात हो रही थी तो चुनाव से एन पहले अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिख डाली और कहा कि इंडियन करेंसी पर माता लक्ष्मी और गणेश जी की तस्वीर होनी चाहिए भारतीय इकोनॉमी को सुधारने के लिए। आप बार बार उनकी क्रेडिबिलिटी को जानने के बाद मेरे से वो प्रश्न पूछ रहे हैं। पर क्या बीजेपी फंस गई है जो डिमांड रख दी है? जो व्यक्ति जी राम जन्मभूमि पर वहां अस्पताल बनाने की बात कर रहा था, है, वो जाके मत्था टेकने लग गया है। जो व्यक्ति इन सब चीजों के बारे में एक प्रश्न खड़ा करता था, आजकल वो बड़े भक्त बन गए। बहुत लोग हैं आजकल मंदिरों में जाते हैं, फोटो ऑप कराते हैं, चंदन लगाते हैं। प्रश्न इनके बारे में खड़ा होता है, मेरे बारे में क्यों नहीं खड़ा होता अगर मैं मंदिर जाता हूं? क्योंकि आज से नहीं जा रहा हूं, बचपन से जा रहा हूं। इनके ये हर चीज पॉलिटिक्स के निगाह से देखते हैं। इनको करेंसी पर डिमांड को आप कैसे देखते हैं? इनको करेंसी में गणेश और लक्ष्मी महत्वपूर्ण नहीं है जी, इनको हिंदू वोट महत्वपूर्ण है, इसलिए ये वो कर रहे हैं। इसलिए हम तो सीरियसली लेते ही नहीं इनको। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि बात हो रही है इंडियन करेंसी की, खास तौर पर महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जो विपक्ष सवाल बार बार उठा रहता है, उसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है? क्या आपको लगता है कि ये जो चुनाव हिमाचल में हो रहे हैं, गुजरात में हो रहे हैं, एक मुद्दा रहेगा? महंगाई है भी थोड़ी। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको कहूं जी कि जो विपक्ष इन सारी चीजों की बात करता है, ये न महंगाई की गहराई को जानता है न बेरोजगारी की गहराई को जानता है। जी, ये लोगों के सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करने का काम हमेशा पकड़ते हैं। ये सब पकड़ लो बेरोजगारी, ये सब पकड़ लो महंगाई, और बोलते चले जाओ, जो मर्जी में आए वो बोलते चले जाओ। इनका हमेशा ये कहना होता है दे वी विल प्रोवाइड सो मेनी जॉब्स इन गवर्नमेंट सेक्टर। हैव दे एवर प्रोवाइडेड? नंबर वन। नंबर टू, डू दे हैव द कॉन्सेप्ट दैट हाउ इट विल बी डन? भारतीय जनता पार्टी जब बोलती है तो हम कहते हैं जॉब के अपॉर्चुनिटीज देंगे। इसका मतलब हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्केल अप करेंगे, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो जहां जॉब अपॉर्चुनिटीज का सवाल है, भारत इन सब चीजों के बावजूद भी ब्रिटेन को पछाड़ करके 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया कि नहीं बन गया? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ चले कि नहीं बढ़ चले? तो अगर जॉब्स नहीं मिल रही होंगी तो ये इकोनॉमी कहां से ग्रो कर रही है? मैं अमित जी अब थोड़ा सा बिल्कुल। अब इसको इकोनॉमी की बात करें जी। ये बेरोजगारी इनका इकोनॉमिक स्लोगन है, इनको कोई बेरोजगारी से लेना देना नहीं है, और मोदी जी सीरियसली इसको एड्रेस कर रहे हैं। और इसीलिए जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, ये अर्थव्यवस्था बगैर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुए नहीं होता है, इसलिए और जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं और उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। अब आपने महंगाई की बात की, मुझे एक कांग्रेस का सरकार दिखा दीजिए जिसने पेट्रोल और डीजल पर कोई कमी की, टैक्स में कमी की हो, कोई बता दीजिए। ये श्रीगंगानगर में सबसे महंगा पेट्रोल है। ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग, बीजेपी ने किया कि नहीं किया? केंद्र सरकार ने किया नहीं किया? प्रदेशों की सरकार ने किया कि नहीं किया? तो और हमें मालूम है कि पेट्रोल डीजल की कीमत घटाने से महंगाई पर हम लगाम लगा पाते हैं, क्योंकि वो कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। जी। तो वी आर सीरियस ऑन द इशू, एंड आई वुड लाइक टू पुट ऑन रिकॉर्ड दैट कोरोना की मार के बाद, यूक्रेन की लड़ाई के बाद, हमारे सप्लाई चेन के में रुकावट आने के बावजूद भी दुनिया के दूसरे देश अपने आप को मुसीबत में पड़ रहे हैं। 6 सप्ताह में ब्रिटेन में प्रधानमंत्री चेंज हो जाता है, और यहां पर अगर हम स्ट्रांग इकोनॉमी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, India has become number 2 manufacturer in mobiles. India has become number 2 in production of steel. India is number 5 in solar energy. अगर इंडिया डिजिटल ट्रांजैक्शन में 40% को क्रॉस कर रहा है, तो ये क्या बता रहा है कि कोरोना की मार के बावजूद भी 130 करोड़ का देश मोदी जी के सफल नेतृत्व के कारण बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। चैलेंजेस तो आते ही हैं, पिछले 3 सालों में कितने चैलेंजेस आए, नहीं मतलब इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन मुझे दुख है, मुझे एक चैलेंजिंग दौर रहा। मोदी 2.0 में शुरुआत से ही चैलेंजेस रहे, और सभी चैलेंज को मीट करके आए। लेकिन आज, और आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ इलेक्शन हो रहा है जी, कोई मास्क नहीं पहन रहा है जी, 219 करोड़ डबल डोज प्लस बूस्टर लगा करके लोग बैठे हैं। मोदी जी ने 130 करोड़ के देश को बचाया, आज उसको हेल्दी बना करके खड़ा किया, सुरक्षा कवच दिया, और उनको सुरक्षा कवच ही नहीं दिया अमित जी, उनको एक तरीके से स्वास्थ्य का कवच दिया। जब क्योंकि, और मुझे दुख है कि दीज पॉलिटिकल पार्टीज आर सो कैजुअल इन सच थिंग्स कि यह सिर्फ
एक शांत पानी में पत्थर मार करके चलने वाले बन गए। अच्छा, एक सवाल, क्योंकि गुजरात के संदर्भ में बात हो रही थी, तो केजरीवाल एक आईबी रिपोर्ट को कोट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी 92 से 93 सीटें आ रही हैं, हमने एक सर्वे करा लिया है, हम बीजेपी से ऊपर आ रहे हैं, हम ही फाइट में हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? भैया मैंने कहा ना कि जिसकी क्रेडिबिलिटी जीरो है उसको किस बात को मैं सीरियसली लूं? शराब कांड पर बोलते नहीं हो, पानी माफिया पर बोलते नहीं हो, राजनीतिक दृष्टि से जो क्रिमिनल्स को तुमने संरक्षण दे रखा है, जो जेल में बैठे हुए हैं, उस पर तुम कुछ बोलते नहीं हो। वो कह रहे हैं उन्हें सबको फंसाया जा रहा है, ईडी सीबीआई। भैया तो कोर्ट में जाओ, भाई साहब कोर्ट में जाइए ना, कोर्ट में सबकी व्यवस्था है। व्हाई डोंट यू टेक रिफ्यूज इन कोर्ट? लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। हम थोड़ी ना कर रहे हैं। चैलेंजेस की बात हो रही थी, चैलेंजेस